morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed how the poor section of the society can get justice and how difficult it is to get justice in the courts. कि पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार कितना मुश्किल है एक सामान्य व्यक्ति के लिए न्याय प्राप्त करना, खासकर उस व्यक्ति के लिए हु इज इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा नहीं है, हु इज ए डेली वेज वर्कर, जो रोजाना केवल मजदूरी से अपना गुजारा करता है, बिकॉज इट्स टाइम कंज्यूमिंग, तो समय ज्यादा लगता है, देयर इज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, बहुत ज्यादा पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है कोर्ट केसेस में, और अल्टीमेटली इट इज एक्सपेंसिव आल्सो, और लास्ट में पैसा भी बहुत लगता है, वकील की फीस लगती है, आगे पेपर वर्क के लिए फीस लगती है, और ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको मूव करना पड़े बार बार, तो उसमें कितना मुश्किल है एक व्यक्ति के लिए जो कि डेली वेजेस पर काम करता हो, उसके लिए इस प्रकार से अरेंजमेंट करना, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए कोर्ट तक अप्रोच करना। अब फिर हमने देखी थी उसमें फैसिलिटी दी गई पीआईएल की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कहता है कोई भी व्यक्ति याचिका डाल सकता है, इवन थ्रू ए टेलीग्राम और लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जस्टिस। हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को एड्रेस करते हुए कोई भी लेटर डाल सकते हैं, उसको कंसीडर कर लिया जाएगा पीआईएल के तौर पर, यानी जो व्यक्ति प्रभावित नहीं है वो भी याचिका डाल सकता है कि देखो मेरे पड़ोस में ये व्यक्ति, इसको ये परेशानी आ रही है, ये मजदूर व्यक्ति है, इसकी जमीन को छीना जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जो प्रभावित है उसके लिए याचिका डाल सकता है, वो पीआईएल है। हालांकि इसमें हमने देखा मिड डे मील की है या फिर हमारे यहाँ जो बीपीएल को खाना प्रोवाइड कराने की बात है, सारी इस पीआईएल की ही देन थी। पीयूसीएल कल हमने पढ़ा था, तो उसकी वजह से एक याचिका डाली गई और मिड डे मील भी शुरू कर दिया और बाकी फैसिलिटीज दे दी गई। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि कोर्ट हमारे फेवर में ही जाए। अब हमने देखा था कि एक केस मुंबई में था, उसमें 1985 में कोर्ट ने आदेश दिए थे जो कि स्लम ड्वेलर्स हैं और हु आर रिजाइडिंग ऑन द पावमेंट्स, जैसे कोई भी वहां फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, तो उसके फेवर में डिसीजन दिया गया हमारे कोर्ट के द्वारा। उसमें बोला गया कि इट आल्सो कंसीडर लाइफ, राइट टू लाइफ, कि हमने आर्टिकल 21 की बात की थी, राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ में ऐसा नहीं है कि पशु की तरह कहीं भी केवल खाना दे दिया जाए, पेट भर जाए और जिंदा रहेगा आदमी, ये नहीं है। उसमें बहुत कुछ चीजें शामिल है, उसमें अकोमोडेशन भी शामिल है, रहने की जगह भी मिलनी चाहिए। तो 1985 में कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जो स्लम ड्वेलर्स है या हु आर रिजाइडिंग ऑन द पावरमेंट्स, जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, उनको सरकार अकोमोडेशन प्रोवाइड कराए। लेकिन इसके बाद जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें इसको बदल दिया गया और ये किसके, गरीब लोगों के खिलाफ गया। उसमें उन्होंने बोला दे आर टू बी कन्विक्टेड फ्रॉम देयर, उनको वहां से निकाल दिया जाए। दीज आर एनक्रोचर्स, एनक्रोचर्स कौन, जो कि अतिक्रमण की जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, शहरों के अंदर जो जगह थी उसको जबरदस्ती कब्जा कर रखा है स्लम ड्वेलर्स, इन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ियां बना रखी हैं, जो फुटपाथ रहते हैं लोगों को वहां से निकाला जाए ताकि उन जगह की साफ सफाई भी हो पाए, उन जगह को अच्छे से मेंटेन भी किया जाए और जो गवर्नमेंट यूज में भी आ सके। तो सरकार का फैसला किसके खिलाफ गया, कोर्ट का फैसला किसके खिलाफ गया, उन गरीब लोगों के खिलाफ, क्योंकि उनको रहने की जगह नहीं तभी तो बनाया। क्या हमारे पास एक आलीशान मकान, उसके बावजूद हम छोड़ के कहीं झुग्गी झोपड़ी में जाके थोड़े रहेंगे। उन लोगों के पास फैसिलिटीज नहीं थी, डेली वेज वर्कर्स हैं या कोई रेडी जो हमारे लगाते हैं, वर्कर्स वगैरह हैं, उनको कहीं स्पेस नहीं मिला, उन्होंने क्या किया, छोटी सी जगह जहां मिली वहीं अपना टेंट लगाया, रहना शुरू कर दिया, झुग्गी झोपड़ियां डेवलप होती चली गई। यानी गवर्नमेंट ने पहले उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसके बाद उनके अकोमोडेशन की फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने नहीं दी। तो पहले तो फैसला आया था उनके फेवर में, लेकिन दोबारा उसको बदल दिया गया और उनके खिलाफ गया। तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है गरीब व्यक्ति के फेवर में फैसला है। दूसरी जो हमारे न्याय व्यवस्था की जो कमी है वो क्या है, इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू गिव द वर्डिक्ट और प्रोवाइड जस्टिस, हमें बहुत लंबा समय लग जाता है फैसला आने में। और उसी के लिए हमारा एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर देर से न्याय किया तो न्याय नहीं है। अगर मान लो किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई केस चलता है, उसको 30 साल बाद फैसला मिलता और तब तक जिस व्यक्ति के खिलाफ केस चला था वो व्यक्ति चला गया, यानी कोई रिलीवेंस नहीं रहा उसको। जिस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलनी थी आज से 10-15 साल पहले और वो व्यक्ति चला गया, उसको पनिशमेंट मिलने की नौबत ही नहीं है, उसके फैसला आया उससे पहले वो व्यक्ति चला गया। तो हमारे यहाँ बोलते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और है भी जब हमें समय पर न्याय नहीं मिले, आज हमें किसी चीज की जरूरत है और वो हमें 20 साल बाद में, उसका मतलब क्या रह गया। यानी जो चीजें हमें आज चाहिए वो चीज हमें अगर 20 साल बाद प्रोवाइड किया जाए तो हमारा वो समय तो निकल गया जिसके लिए जरूरत थी, यानी इसका कोई रिलीवेंस नहीं रहा। और भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है ये। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपकी बुक में एक फोटो के साथ दे रखा है कि कुछ मुस्लिम फैमिलीज हैं, उनके यहां से 43 को मार दिया गया, और किस में, वो भी सिक्योरिटी के तहत। एक सिक्योरिटी
जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसके पास वो केस चल रहा था। उसमें क्या था कि उनके पास से कुछ लोग मुस्लिम लोग परिवारों को इकट्ठा मार दिया गया। उन्होंने फिर केस किया, फाइल किया केस, उनको 31 साल लग गए। 1987 में उन्होंने केस डाला मुस्लिम फैमिली ने, और उसके बाद 31 ईयर बाद 2018 में फैसला आया उनके फेवर में। यानी 20 साल तक तो केवल 3 लोगों से पूछताछ हुई, जिन लोगों को उन्होंने अपराधी माना था। तो जब उत्तर प्रदेश में केस चल रहा था इलाहाबाद बेंच में, तो उनमें से केवल 20 साल बाद 2007 में तो केवल 3 लोगों से पूछताछ हुई थी। 3 लोगों से वहां पूछताछ हुई कोर्ट में। उसके बाद इस केस को दिल्ली शिफ्ट कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस केस को दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए उत्तर प्रदेश से। ये मेरठ की घटना है, उत्तर प्रदेश की। मेरठ में जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई फैसला आया, 20 साल लग गए केवल पूछताछ में ही, यानी हियरिंग में ही। तो उसके बाद उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया, 2018 में फैसला आया, और उसके बाद कोर्ट ने उसके अंदर फैसला दिया, जो अपराधी थे उनको सजा का प्रावधान किया। तो हमारे जब 31 साल मायना रखता है, एक जनरेशन निकल जाती है। कई बार जो व्यक्ति 60-70 साल की उम्र में केस करे तो निकल गया, यानी उसकी एज, जो केस उस दादा केस करे पोता लड़े। हमारे यहाँ की व्यवस्था, जो कि सबसे बड़ी न्यायपालिका की कमी है भारत के अंदर। तो हमारे यहाँ ये जुडिशरी हम पढ़ रहे थे, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद इसमें कोई दो राय नहीं है, जुडिशरी इज प्लेइंग ए क्रूशियल रोल, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है भारत में लोगों को न्याय दिलाने में। किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को अगर ब्रेक किया जाता है, वायलेट किया जाता है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं, हमें न्याय मिलता है। लेकिन जो कमी रही वो हमने पढ़ी। तो ये हमारे थी जुडिशरी, न्यायपालिका काम क्या करती है, जितने भी हमारे पास डिफरेंट डिस्प्यूट्स होते हैं, आइदर बिटवीन डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स, बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिटवीन डिफरेंट सिटीजन्स, बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, कहीं भी कोई विवाद होता है सुलझाने का काम जुडिशरी का है। अगर लेवल की बात करें तो हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड है, नीचे से सबसे सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसकी ब्रांच की बात करें, सिविल और क्रिमिनल केसेस, उसके लिए अलग ब्रांच है। उसके बाद जुडिशरी इंडिपेंडेंस की बात करें कि स्वतंत्र है कि नहीं, हमारी जुडिशरी स्वतंत्र है, क्योंकि संविधान में जो 3 ऑर्गन को इंडिपेंडेंट माना गया है, उसके अंतर्गत इसकी एक बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति होने के बाद इट इज नियरली अबाउट इम्पॉसिबल टू रिमूव देम, उनको हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो हमारे यहाँ ये इसकी व्यवस्था क्या है कि इसमें हमारे यहाँ ये इंडिपेंडेंट भी है। फिर न्याय दिलाने में हमने देखा पीआई की व्यवस्था कर दी ताकि गरीब लोगों को भी न्याय दिलाया जा सके। थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे डिले होता है जस्टिस, तो उसके लिए भी सरकार को कदम उठाने चाहिए। बाकी हमारी जुडिशरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लोगों को न्याय दिलाने में। दिस ऑल अबाउट आवर लेसन। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।